नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा क्लियर चैट। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो लेकिन हाँ कुछ लाइनें कही जाती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप ऐसे डिक्रीज हो रहा है, अलोंग द पीरियड वैसे इंक्रीज हो रहा है, बस इस तरह की कुछ बातें की जाती हैं। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वो हमें स्लेटर्स रूल के थ्रू पता चलेगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज स्लेटर्स रूल, और इस टॉपिक को आज हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। चलिए देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप इंक्रीज है या डिक्रीज है, किस तरह से वेरिएशन होती है, तो इसको समझना पड़ेगा कि एटम के अंदर देखिए न्यूक्लियस होता है और बाहर बहुत सारे शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, जो भी ये अंदर शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस क्या चाहता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जो ये अंदर के शेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर भगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल करके दूर भगा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पर है, न्यूक्लियस तो उसको अपनी ताकत के साथ खींच रहा है, अपनी ताकत पूरी ताकत लगाकर खींच रहा है। कितनी ताकत? जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है, यानी उसके अंदर जो भी प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मैं एट द सेम टाइम जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे, है ना। मैं ये चाहता हूं फाइंड आउट करना कि वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में है, वो चाहे एस में हो या पी में या डी में या एफ में, वो जिस मर्जी पे हो, मैं सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है मैं ये देखना चाहता हूं कि उस पर न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना लग रहा है, टोटल चार्ज न्यूक्लियस का कितना लग रहा है। न्यूक्लियस अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खींच रहा है, वो है जेड स्ट्रेंथ। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को दैट बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट शेल, उसको बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। कितनी फोर्स के साथ? लेट इट बी सिग्मा। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग फैक्टर, या यू कैन कॉल इट स्क्रीनिंग फैक्टर, या यू कैन कॉल इट रिपल्शन फैक्टर। रिपल्शन फैक्टर क्योंकि खींच रहा है लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, तो न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव, वो न्यूक्लियस का चार्ज होगा, वो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा या रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। इसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। देखो टोटल न्यूक्लियर चार्ज जितना भी यूनिट होगा वो सारा का सारा इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि रिपल्शन के अगेंस्ट भी कुछ फोर्स वेस्ट होगी। अब देखिए ये जो शील्डिंग है, जैसे अगर कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है तलवार से, तो मैं क्या करूंगा, ढाल से जो शील्ड है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, यानी उस शील्ड ने मुझे उस तलवार के वार से प्रोटेक्ट कर दिया, शील्ड कर दिया। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के वार से, न्यूक्लियस के आक्रमण से, न्यूक्लियस के हमले से इन इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटेक्ट कर दिया, बचा के उसको बाहर की तरफ धकेल दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये जो अंदर के शेल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को दैट बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट शेल, उसको न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होगा, ये जो अंदर के दो शेल हैं, ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे, है ना। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर
जो उसके शेल के इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सब उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बाहर की तरफ पुल आउट कर रहे हैं, राइट। इसको जरा एक अलग तरीके से समझते हैं। क्या होता है कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन पर किस तरह के इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग पावर है वो कैसी है, वो डिपेंड करता है। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम S और P इलेक्ट्रॉन को एक कैटेगरी में रखते हैं एंड D और F को हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं कि इनका जो शील्डिंग पावर है, न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने की जो पावर है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन D और F की जो न्यूक्लियस के चार्ज को रोकने की टेंडेंसी है, जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, जो इनका शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो इतना खास नहीं है, वो थोड़ा पुअर साइड में जाता है, क्योंकि इनकी शेप क्या होती है, डिफ्यूज्ड होती है, डिफ्यूज शेप होती है। एक एग्जांपल के थ्रू बात को क्लियर करता हूं, देखिए, क्योंकि ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा मुझे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बात की कैल्शियम की। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1 आप देख सकते हैं। मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि S में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है। S और P के लिए कैलकुलेशन एक जैसी होती है, D और F के लिए कैलकुलेशन एक जैसी होती है। अभी हम देखना चाहते हैं, कोई मैंने एक रैंडम एटम ले लिया कैल्शियम, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आउटर मोस्ट शेल में जो S इलेक्ट्रॉन है, इस S इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है, या न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है। अब ये हमें पता ही चल गया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग फैक्टर। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, इसको कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है जो धकेल रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर कर रहे हैं, ताकि ये भाई साहब प्रोटेक्ट हो जाए। देखो ये पहला शेल हो गया, यहां पर ये दोनों दूसरा, ये दोनों तीसरा, ये चौथा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है। अब जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिस इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ है उस शेल में, और जो अंदर की तरफ है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुल करेंगे, करेक्ट। यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे तो मुझे न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो बाकी जो 19 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में, मुझे सबसे आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियर चार्ज का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो बाकी के जो 19 इलेक्ट्रॉन है वो उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल रहे होंगे। तो इन दो में से तो एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा होगा, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, यहां से 8 और यहां से 2। कुल मिलाकर 20 में से जो 19 इलेक्ट्रॉन हैं, they are responsible for exerting force of repulsion over this particular electron on which we are calculating the effective nuclear charge, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगी कि जिस इलेक्ट्रॉन पर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है, जिस भी इलेक्ट्रॉन पर करना है, मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे करना था, तो ये मेरे लिए होगा n शेल, ये मेरे लिए n-1 शेल, ये मेरे लिए n-2, ये मेरे लिए n-3। एक बात, जिस भी इलेक्ट्रॉन पर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, वो चाहे 4th शेल का हो, 3rd का हो, या जिस मर्जी का हो, वो मेरे लिए n शेल माना जाएगा, और उसके अंदर वाले n-1, n-2, n-3 एंड सो। अब क्या करना है, S और P के लिए मैंने पहले ही बोला कि इनको मैं एक कैटेगरी में काउंट करूंगा। सिग्मा की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन nth में है, तो सिग्मा की वैल्यू रहेगी 0.35, n-1 में है तो 0.85, और n-2 में या n-3 में या जितने मर्जी हो, दैट इज 1। समझते हैं एक बार जरा, देखिए टोटल 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 में से एक के ऊपर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना था, बच गए 19। तो 19 के 19 इलेक्ट्रॉन इस अकेले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलेंगे, तो जो 19 इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड कर रहे हैं इस 20th इलेक्ट्रॉन को, ओके।
तो शील्डिंग फैक्टर क्या होगा, शील्डिंग की वैल्यू क्या होगी सिग्मा की, सबसे आउटर मोस्ट के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, बाकी सब के लिए 1 ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। 1 इंटू 0.3 यानी कि 0.35, 8 इंटू 0.85, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इंटू 0.85, इन सब के लिए 1 है, तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया 10 इंटू में 1। देखो, क्योंकि बाद में शेल चाहे n-2 हो, n-3 हो या n-4 हो, सिग्मा सबके लिए 1 है, तो 1 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 10। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 44, 8 8 64, 468, दैट इज दिस मच 0.35। तो ये टोटल कितना आ जाता है, टोटल सिग्मा अपना आएगा, टोटल सिग्मा हमारा आ जाएगा 16.85, 16.85 प्लस 0.35, 5 और 5 10, 8 और 3 11, 12, ये आ गया 17.20। अब हमारा z इफेक्टिव क्या है, देखिए z इफेक्टिव है हमारा z माइनस सिग्मा, z है कैल्शियम के लिए 20 और ये है 17.20, तो ये आ गया 2.80। आप देखिए न्यूक्लियस के पास, कैल्शियम के पास टोटल चार्ज है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज तो 20 यूनिट है, लेकिन वो सारा का सारा 20 यूनिट अकेले इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रहा, कैल्शियम का मात्र कितने यूनिट न्यूक्लियस का चार्ज ही इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, बाकी का चार्ज तो इन्होंने रोक लिया, सबने बराबर बराबर नहीं रोका, लेकिन अंदर वाले शेल्स ने न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा चार्ज को इस आउटर शेल पे लगने से रोक लिया, यानी कि शील्ड कर दिया, यानी प्रोटेक्ट कर दिया। इट इज लाइक दैट कि एक बिल्डिंग में क्लास चल रही है और बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक की बहुत कम साउंड अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि जो भी विंडो ग्लासेस हैं वो उस साउंड को रोक रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, तभी डिस्टरबेंस अंदर बहुत कम आ रहा है। तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल पे इसलिए बहुत कम लग रहा है क्योंकि जो अंदर के शेल्स हैं वो उसको रोक रहे हैं, या अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उस बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर कर रहे हैं, जिससे न्यूक्लियस का कम चार्ज उस आउटर शेल पे लग सके, राइट। मैं इसको एक बार ये भी देखता हूं कि while moving left to right या while moving down the group, how does it varies while moving down the group। चलिए एक काम करते हैं, पहले बोरोन की बात कर लेते हैं। मैं डाउन द ग्रुप लेता हूं तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मैं कुछ केसेस ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शेल वाइज लिख लेना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p1। मैं इस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो याद रखिए जिस इलेक्ट्रॉन पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने हैं उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने इलेक्ट्रॉन अंदर के होंगे वो सब इसको रिपेल करके बाहर करेंगे। टोटल यानी 5 इलेक्ट्रॉन है बोरोन में, इस पर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है, तो अंदर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उस शेल के और अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, यानी उन सब के लिए सिग्मा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये मेरे लिए n शेल माना जाएगा, ये मेरे लिए n होगा, ये मेरे लिए n-1 होगा। जिस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है ना वो शेल हमेशा n शेल बनेगा, उसके अंदर वाले n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। तो देखो यहां पर रह गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू में 0.35, nth शेल के लिए सिग्मा कितना था 0.35, n-1 यानी कि यहां पर 2 है, 2 इंटू में 0.85, कितना आ जाएगा आपका सिग्मा, ये हो गया टोटल 0.7 और ये आ गया 1.70, तो ये आ गया 2.4 आ गया ये, राइट। तो z इफेक्टिव कैसे निकलेगा, z इफेक्टिव होगा z माइनस सिग्मा, टोटल तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है और सिग्मा आ गया हमारा 2.4, तो आंसर आ गया यहां पर 2.60, राइट। एक बार कार्बन में भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं अलोंग द पीरियड, कार्बन है रोल नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। देखो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट वाले पे कैलकुलेट करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसको रिपेल करके धकेल रहे होंगे बाहर की तरफ, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, शील्ड कर रहे होंगे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, इस पे मुझे फाइंड आउट करना है, एस और पी को एक ही कैटेगरी में लेते हैं, डी और एफ को एक ही कैटेगरी में लेते हैं। तो यहां पर
आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 लेंगे, तो 3 इंटू 0.35, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इस एक को रिपेल करके बाहर कर रहे होंगे, और ये होगा 2 इंटू में 0.85। कितना बनेगा भाई? 3 5 15, 3 3 9 और 1 10 आ गया, ठीक है, प्लस 1.70, तो टोटल आ गया 2.75, राइट। तो Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं। Z इफेक्टिव होगा Z माइनस सिग्मा, Z हो गया 6 माइनस 2.75, तो 3.25 आ गया, 3.25 आ गया। कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। आप देखो, बोरोन से मैं कार्बन की तरफ गया, अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं, तो ये 0.65 यूनिट बढ़ गया है, 0.65 यूनिट। चलो आगे देखते हैं। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, फाइंड आउट करो वो Z इफेक्टिव ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल है 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक पे हमें फाइंड आउट करना है, तो अंदर के जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको रिपेल करेंगे। तो अंदर के जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 है, लेकिन अपन लेंगे 4, तो 4 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये कितना आ जाएगा? 1.40, और ये आ जाएगा 1.70, दोनों मिलाकर आ जाएंगे 3.10। तो Z इफेक्टिव आ जाएगा, Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा 7 माइनस 3.10, तो ये आ गया 3.90। अगेन ये फिर से 0.65 यूनिट बढ़ गया, यानी मैं बोरोन से कार्बन गया तो 0.65 यूनिट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। मैं कार्बन से नाइट्रोजन गया, अगेन 0.65 यूनिट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो क्या ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होगा? 1s2 2s2 2p4, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है। अभी मैं डी पे भी करूंगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी करके आपको दिखाऊंगा। देखिए टोटल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक पे फाइंड आउट करना है, तो 5 उसको रिपेल करेंगे, तो 5 इंटू 0.35, 2 into 0.85, so again 3 5 are 15, 1 3, oh 5 5 are 25, 2 3 5 are 15 or 2 17 plus 1.70, तो 5 7 और 7 4, 3.45। अगेन Z इफेक्टिव आएगा Z माइनस सिग्मा, Z आ गया Z आ गया Z आ गया, कितना है Z? हाँ 8 है, सॉरी 8 माइनस 3.45, तो ये आ गया 4.55। अगेन 0.65 यूनिट बढ़ गया। तो एक बात अपने दिमाग में अब सेट कर लेते हैं कि while moving left to right in the periodic table, effective nuclear charge increases by 0.65 यूनिट। चलिए अब मैं इसको लिख ही देता हूं आखिरकार कि Z effective increases by 0.65 unit while moving left to right, while moving along the period, और ये मैंने अभी सेकंड पीरियड की बात की है, ये याद ध्यान रखिए, ये मैंने अभी सेकंड पीरियड की बात की है। चलो थर्ड की भी देख लेते हैं, फोर्थ को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं फोर्थ को ही लेता हूं पहले। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं तो आप जानते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। चलो इनको देख लेते हैं, ट्रेंड तो वहीं से पता चल जाएगा हमें। देखो स्कैंडियम होता है 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1। हमेशा जब भी आप Z इफेक्टिव कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शेल के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। अब अपने को इस आउटर मोस्ट शेल पे फाइंड आउट करना है। मैं याद रखिए अभी आपको डी का भी कराऊंगा, मैं अंदर वाले पे भी कराऊंगा कि यहां पे बताओ, यहां पे बताओ, यहां पे बताओ, सबका बताएंगे, डोंट वरी। अगर मुझे आउटर मोस्ट शेल में 4s इलेक्ट्रॉन है, इस पर फाइंड आउट करना है तो कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 23, सॉरी स्कैंडियम में होते हैं 21, तो 21 में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन पे फाइंड आउट करना है, तो बाकी के जो 20 इलेक्ट्रॉन है ना वो सब उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, शील्ड करेंगे। तो यहां मेरे लिए ये मेरे लिए n माना जाएगा, ये मेरे लिए n-1 माना जाएगा, ये मेरे लिए n-2 होगा,
ये मेरे लिए n-3 होगा। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक लेंगे, और s के लिए होता है 0.35। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 और 1 9 इंटू 0.85, और इन सब के लिए 1 1 होता है, तो ये आ जाएगा 8 + 2 10 इंटू 1, तो 10 आ गया। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 8 जा 72 और 76 प्लस 0.35, चलिए ये हो गया 17.65। कितना आएगा? 21 है माइनस 18, तो 3.00। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, 1 ठीक है, 8 इंटू 9 ठीक है, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 4 76, 10 17.65 प्लस 0.35, 9 और 1 10, 18। क्लियर? यानी स्कैंडियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है वो 3 यूनिट। टिटेनियम का एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है टिटेनियम पर। टिटेनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d2 3d2। तो यहाँ पे देखो, ये मुझे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है, तो ये मेरे लिए n होगा। आपको जिस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है वही आपके लिए n होगा, और उसके अंदर के n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन। और ये क्योंकि s इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा 1 इंटू 0.35। ये सब बनेंगे मेरे लिए n-1, तो ये कितना हो गया? 8 और 2 10, 10 इंटू 0.85। ये सब वैसे तो ये n-2 है, ये n-3 है, बट 10 इंटू 1, सो 10 प्लस 8.5 0.35, तो 18.5 18.5 0.35, तो 18.85। तो Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं। Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा 22 माइनस 18.85 0.15 3.15। ठीक है, तो वहां पर स्कैंडियम में अभी मैंने देखा था कि 3.00 था। स्कैंडियम में जो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन था, उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था दैट इज 3 यूनिट, और यहां पर 3.15, तो 0.15 यूनिट इंक्रीज हो गया। यानी कि थर्ड पीरियड में, सॉरी फोर्थ पीरियड है ये, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.15 यूनिट बढ़ा है। चलो टिटेनियम के बाद एक काम कर लेते हैं, वेनेडियम पे निकाल लेते हैं। वेनेडियम पे निकाल लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ये मेरे लिए nth शेल होगा, तो 0.35। ये मेरे लिए n-1 होगा, 8 और 3 11 इंटू 0.85। ये n-2 होगा, ये n-3 होगा, सबका सिग्मा 1 होता है, तो 10 इंटू 1, सो 10 हो गया। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 8 जा 88, 88 और 5 93, 9.35 0.35। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, 19.35 प्लस 0.35, तो ये 19.70। Z इफेक्टिव निकालते हैं, Z माइनस सिग्मा, Z हो गया 20 20 20 23 माइनस 19.70 0.3, ये कितना आ गया 22 3.30। अगेन 0.15 यूनिट इंक्रीज हो गया, अगेन 0.15 यूनिट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हाइल मूविंग अलोंग द पीरियड 0.15 यूनिट इंक्रीज होता है, जबकि सेकंड पीरियड में इट इंक्रीजेस 0.65 यूनिट व्हाइल मूविंग अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड ये बात क्लियर हो गई है अब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कहीं 0.65 यूनिट बढ़ता है, और 3D सीरीज में या फोर्थ पीरियड में वो 0.15 यूनिट बढ़ता है। अच्छा, अगर मान लीजिए, चलो क्वेश्चन है जिंक का, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर ऑन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जिंक। तो देखो जिंक होता है रोल नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10। अब आ रही देखिए, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शेल के अकॉर्डिंग लिख लीजिए जब भी आप Z इफेक्टिव निकालना है। अब इस बार मुझे Z इफेक्टिव निकालना है जिंक पर। हमेशा जिस इलेक्ट्रॉन पर आपको Z इफेक्टिव निकालना है वो आपके लिए nth शेल होगा और उसके अंदर n-1 n-3, तो ये मेरे लिए n होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके और इसके अंदर वाले हैं वो इसको रिपेल करेंगे, बाहर वाले का कोई लेना देना नहीं है भाई। अंदर के इलेक्ट्रॉन ही तो प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब ये मेरे लिए n होगा, ये शेल मेरे लिए n हो गया, ये मेरे लिए n-1 हो गया, ये मेरे लिए n-2 हो गया। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि S और P के लिए, S और P के लिए n के लिए वैल्यू थी 0.35, n-1 के लिए 0.85, n-2, n-3 इन सब के लिए 1 होती थी फॉर S एंड P इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ND में या NF में है, D या F में है, बोथ आर द सेम थिंग, तब हमारे लिए n होता है 0.35 और n-1, n-2 या n-3 वट एवर वो 1 होता है। देखिए अब यहां पर n में है 18 इलेक्ट्रॉन, 18, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन नहीं 17 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके बाहर कर रहे होंगे, 17। तो यहां से 17 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, डी को बाहर वालों को हटा दीजिए इंटू 0.35। अगर मुझे मान लो 2p पे निकालना तो मैं सब इन सब को हटा दूंगा, क्योंकि रिपल्शन अंदर वाले प्रोटेक्ट अंदर वाले करेंगे, बाहर वाले प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अंदर वाले। 17 इंटू 0.5 ये मेरे लिए n-1 होगा, 8 इंटू 1 और ये 2 होगा तो 2 इंटू 1 तो ये तो आ गया 10, 10 प्लस में 17 इंटू 0.35, 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 3 जा 51, 51 और 8 59, तो ये आ गया 15.95। तो Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा, Z इज 30 माइनस 15.95, तो इट इज 14.05। लेकिन ये जो हमने निकाला है वो 3D पे निकाला है, ये ध्यान रखना, हम किसी पर भी निकाल सकते हैं। चलो लेट अस फाइंड आउट, कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन Z इफेक्टिव ऑन किस पे निकाले हैं, नो, चलो 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 4p इलेक्ट्रॉन, 4p इलेक्ट्रॉन इन कोई एलिमेंट ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर लंबा चौड़ा ले लेते हैं, लेट इट बी, चलो मर्क्यूरी ले लेते हैं 80, ठीक है, मर्क्यूरी ले लेते हैं 80। देखो मर्क्यूरी रोल नंबर 80, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी 3d 4d 5d 5d तक जाएगा। तो 4p 4p6 और 4d10 और 4f14 5s2, अरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 10 20 30 40 60 62 62 और 6 62 और 6 कितने हो गए, 62 और 6 68। चलिए और 5d, अरे कितने हो गए यार, दोबारा गिनने पड़ेंगे, 10 20 30 40 40 और 20 60, ये हो गया 68 68 और 10 68 और 10 78 78, है ना, ये बनेगा, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसने कहा क्वेश्चन में कि 4p पे इलेक्ट्रॉन निकालो, ये है 4p, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे होंगे, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, इसकी रक्षा कर रहे होंगे, इसको रिपेल करके न्यूक्लियस से दूर कर रहे होंगे, भाई वो अंदर वाले हैं, ये सब अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के तो केवल बाहर के लोग तो यार केवल तमाशा देखते हैं भाई, चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
अंदर के इलेक्ट्रॉन ही रिपेल करेंगे, बाहर के कुछ नहीं करने वाले। तो इनको हम वैसे ही कट कर देंगे, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें चार्ज किस पे निकालना है, 4p पे। अब देखिए ये मेरे लिए n माना जाएगा, ये मेरे लिए n माना जाएगा, यहां से हमने सब कैंसिल कर दिया, ये मेरे लिए n हो गया, ये चौथा शेल मेरे लिए n, ये मेरे लिए n-1, ये मेरे लिए n-2, ये मेरे लिए n-3। तो इलेक्ट्रॉन है p में, p इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो p के लिए क्या होता है, n में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शील्ड करेंगे 7 इंटू 0.35, यहां हो गए 18 इंटू में 0.85, इन सब के लिए 1 होता है, तो ये 10 इंटू 1, इन सबको मैंने एक साथ ही क्लब करके ले लिया। तो यहां से 10 प्लस 18 5 अरे बाबा कर ही लो यार, कर ही लो, ज्यादा डॉन नहीं बनना चाहिए इंसान को। 18 5 90, शून्य 8 8 64, 6 8 बन जा 8 और 6 14, 0 3 और 5 1, तो ये आ गया 15.30 और 7 5 35, 7 3 21 और 324, इतना आ गया 15.30 और 2.45 0.75 17। तो Z इफेक्टिव आ जाता है आपका Z माइनस सिग्मा, तो 80 माइनस 70.75, तो कितना आ जाएगा 0.25 और 2 और 7 में 62.25 यूनिट। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन पर, वो इलेक्ट्रॉन जो 4p में है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि जिस इलेक्ट्रॉन पर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है ना, वो आपके लिए nth शेल होगा, वो और उसके अंदर के शेल काउंट किए जाएंगे, बाहर वालों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग सिग्मा, बस खत्म कहानी। तो अगर इलेक्ट्रॉन ns और np से बिलोंग करते हैं तो n के लिए वैल्यू होगी 0.35, n-1 के लिए 0.85 और बाकी सब के लिए 1 हो जाती है। d में थोड़ी कहानी बदल जाती है। चलिए कैलकुलेट एंड कंपेयर, कैलकुलेट z इफेक्टिव फॉर n- एंड n+, दोनों में से किसका z इफेक्टिव ज्यादा होगा, फाइंड आउट करो। देखो नाइट्रोजन होता है रोल नंबर 7, तो n- क्या होगा 1s2 2s2 2p4, है ना, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें ये मेरे लिए nth शेल हुआ 6, यानी कि 5 इंटू 0.35 और 2 इंटू में 0.85, तो ये आ गया 1.70 प्लस 5 5 25, 2 5 15 और 17, तो 5 7 7 14 3.45। तो Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं, Z माइनस सिग्मा, तो Z होता है 7, याद रखिएगा 7 माइनस 3.45, तो 3.55, ये Z इफेक्टिव आ गया। एक मुझे कैलकुलेट करना है n+ के लिए, तो 1s2 2s2 2p2 2p2 इलेक्ट्रॉन इस पे फाइंड आउट करना है। तो n में 2 3 टोटल 4 है, लेकिन रिपेल करेंगे 3, तो 3 इंटू 0.35, 2 इंटू 0.85, 1.70, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, तो ये आ गया 2.85। सो Z इफेक्टिव आएगा Z माइनस सिग्मा 7 माइनस 2.85, तो ये आ गया 4.15। तो यानी कि कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कैटायन का होता है वो अपने ही एटम के एनायन से आपको ज्यादा दिखेगा। Z इफेक्टिव जो आपको दिखेगा कैटायन का, वो अपने ही एटम के एनायन से ज्यादा होगा। सो होप ये चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सोडियम रोल नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, हमें सबसे आउटर मोस्ट पे फाइंड आउट करना है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या करना होता है, अगर 2 होते हैं तो 1 लेते हैं, 10 होते हैं तो 9 लेते हैं, यहाँ 1 है तो अब कुछ बचा ही नहीं 0, तो 0 इंटू 0.35, यहां पर हो गए 8 इंटू में 0.85 और 2 इंटू में 1, तो 2 8 5 40, 8 8 64 यानी 68 प्लस 0
तो ये आ गया 8.80, z इफेक्टिव आ जाएगा z माइनस सिग्मा 11 माइनस 8.80 2.30। अब जरा मैग्नीशियम पे देखते हैं, इंक्रीज होना चाहिए, कितना इंक्रीज होगा, लेट विल फाइंड आउट। 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पे 1 इंटू 0.35, 8 इंटू में 0.85 और 2, तो 2 प्लस 6.80 0.35, ये आ गया था 8.80, तो 8.80 8 और 5 8 और 3 1 9.15। सो z इफेक्टिव z माइनस सिग्मा, z है हमारा 12 माइनस 9.515, तो ये आ गया 0.85, 11 में से 9 गया 2। तो अगेन आप देख सकते हो फिर से 0.65 यूनिट, 0.65 नहीं 0.55 यूनिट बढ़ा है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं। 12 माइनस 10 0.85, 11 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है। 8.80 0.3551 10 10 10 10 10, ठीक ही लग रहा है 2.85, लेकिन यहां पर बढ़ा है 0.55 यूनिट, कहीं मैंने यहाँ तो गड़बड़ नहीं करी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 8 5 40, 4 कैरी, 8 8 60, 4 64 और 4 68, डिग 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 डिग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ओ नो, यहाँ पर गलती है, देखा ना, चोर पकड़ा गया। 2.20, तो अगेन 0.65 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। देखो जब हम while moving left to right z effective increases by 0.65 unit in second थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड में z इफेक्टिव जो है वो 0.65 यूनिट बढ़ता है, लेकिन z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15 यूनिट इन फोर्थ पीरियड में वो 0.15 यूनिट बढ़ता है, कम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फोर्थ पीरियड में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डाउन द ग्रुप तो हमने देखा ही नहीं, है ना, डाउन द ग्रुप तो हमने एक बार देखा ही नहीं, तो एक बार देख लेते हैं डाउन द ग्रुप में। तो चलो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इन तीनों को ही ले लेते हैं, चलो ज्यादा 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी इसका फाइंड आउट किया था तो वो लिख ही देता हूं, अभी सोडियम का फाइंड आउट किया था 2.20 आया था, तो लिख देते हैं। ओहो गलत बात, तो सोडियम का जो z इफेक्टिव आया था अभी जो निकाला था 2.20। चलो पोटेशियम का फाइंड आउट करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसका z इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो 0 हो गया, 0 इंटू 0.35, तो ये हो गया 8 इंटू में 0.85, फिर तो 1 1 चलता है, तो 10 इंटू में 1, तो 10, ये था 6.80, ये था 0 हो गया, तो 16.80 हो गया, तो z माइनस सिग्मा, और ये हो गया 19 माइनस कितना आ जाएगा 16.80, 16.80, तो ये अगेन 2.20, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो खास फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम ही आ रहा है। रूबी आंटी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि नाराज किसी को नहीं करना। लीना कब्र, कब्र कब्र यानी सीजियम होता है इससे पहले, हाँ नहीं रूबिडियम ही होता है, लीना कब्र से फरार। चलिए 37, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 3d10 जगह नहीं है, हटाओ भाई इसको, हटाओ इसको, 3d10 4s2 4p6 5s1, देखो जरा एक बार कितना हो गया, 10 20 30 36 37, झकास। तो चलो ये मेरे लिए n है, क्योंकि इसको मुझे काउंट आउट करना है, तो ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0.35 0, ये है 8 8 इंटू में 0.85, तो ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इधर हो गए, 9 इधर हो गए, तो ये कितने हो गए 10 10 और 6 16 18 18 और 2 20 28 इंटू में 1, चलो ये 28 आ गया,
6.80 आगे 0 है तो 34.80, तो z इफेक्टिव निकालेंगे तो z माइनस सिग्मा, z हो गया 37 माइनस 34.80, तो अगेन 2.20। तो आप देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इट ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। देखिए डाउन द ग्रुप ये कांस्टेंट है कि z इफेक्टिव की जो वैल्यू आ रही है रिमेन कांस्टेंट व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, while moving down the group। तो इस तरीके से ये है स्लेटर्स रूल, जो हमें बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के पर्टिकुलर शेल में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट, कितना न्यूक्लियर चार्ज उस पर फोकस होगा, कंसंट्रेट होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो होप आप लोगों को स्लेटर्स रूल की अब पूरी बारीकी मिल गई होगी। उस पर मैंने क्वेश्चंस भी आपको काफी करवा दिए हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस बचा नहीं है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि भाई कितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे याद रखिए उतने ही आप निखर जाएंगे। किसी भी चीज को आप 1 या 2 बार करेंगे और कुछ लंबे गैप के बाद करेंगे तो उसका इफेक्ट चला जाएगा। चीजों को कम करो बेशक, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।